हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमें चैप्टर 7 से पढ़ना था। चैप्टर 7 बताता है रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। मतलब बच्चे को वापस यूं मिलाना, उसको सोशल रीइंटीग्रेशन करना। तो ये चैप्टर शुरू होता है चैप्टर, एक मिनट। तो ये चैप्टर 7 है और ये शुरू होता है सेक्शन 39 से। तो सेक्शन 39 बात करता है प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। तो जो प्रोसेस होगी रिहैबिलिटेशन की, सोशल रीइंटीग्रेशन की, वो एक्ट में इस तरीके से टेकन किया जाएगी कि वो बेस्ड होगी एक इंडिविजुअल केयर प्लान में, जो कि चाइल्ड से रिलेटेड है। और उसमें उसकी फैमिली से मिलाना थ्रू फैमिली बेस्ड केयर, मतलब फैमिली बेस्ड केयर, मतलब फैमिली ऐसी केयर देना एज बाय रिस्टोरेशन और टू फैमिली और गार्जियन टू विद और विदाउट सुपरविजन ऑफ स्पॉन्सरशिप और एडॉप्शन ऑफ फोस्टर केयर। तो जो प्रोसेस है रिहेबिलिटेशन के सोशल इंटीग्रेशन की, वो इस तरीके से की जाएगी कि उसको एक इंडिविजुअल केयर प्लान दिया जाएगा, जिसमें प्रेफरेबली उसको अपन उसकी फैमिली ऐसा केयर देंगे, उसको रिस्टोर करेंगे फैमिली या गार्जियन के साथ। या तो सुपरविजन भी में भी हो सकता है, बिना सुपरविजन के भी हो सकता है, और अडॉप्शन के भी फॉस्टर केयर देने का। Provided that all efforts shall be made to keep the sibling placed in an institutional or non institutional care together, unless it is their best interest to keep them, not to keep them together। मतलब अब इसमें कैसा है कि जो भाई बहन है या भाई भाई है, मतलब जो भी एक तरीके से ब्रदर सिस्टर या ब्रदर 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 और सिस्टर सिस्टर, मतलब जो एक ही भाई बहन जैसे हैं, तो उनको सबको साथ में रखा जाएगा। और तभी उनको साथ में नहीं रखा जाएगा जब हमें ये लगता है कि नहीं, इनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा, तब तब नहीं हम उनको रखेंगे। बाकी तो हमें उनको साथ में रखने की कोशिश की करना पड़ेगी। अब है फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन शैल बी टेकन इन ऑब्जर्वेशन होम, एंड इफ नॉट रिलीज ऑन विल और इन स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी फिट और फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन प्लेस्ड ऑन द बोर्ड। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ रहेगा, अगर उनका रिहेबिलिटेशन और सोशल इंटीग्रेशन होगा, तो हमें ऑब्जर्वेशन होम के थ्रू करना पड़ेगा, अगर वो बेल पे रिलीज नहीं हुए। या फिर हम उनको स्पेशल होम में भेज सकते हैं, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज सकते हैं, या फिट फैसिलिटीज में या फिट पर्सन के पास भेज सकते हैं। ये प्लेस देयर बाय बोर्ड ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, मतलब ऑर्डर के हिसाब से हमें प्लेस करना पड़ेगा, जैसा कि बोर्ड ऑर्डर करेगा। फिर द चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन हु इज नॉट प्लेस्ड इन अ फैमिलीज for any reason may be placed in an institution registered under child in this act, who is with fit person or fit facility or temporary or long term basis, and process of rehabilitation and reintegration shall be taken whenever the child is so placed। तो भी चाइल्ड जिसका भी नीड एंड केयर प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको अगर अपने फैमिली में नहीं भेजा किसी भी कारण से, तो हम उसको प्लेस करेंगे इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड होगी चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट में, या फिर हम किसी फिट पर्सन या फिट फैसिलिटी के पास भेज देंगे, या तो टेम्पररी बेसिस के लिए भेजेंगे या लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए भेजेंगे। और फिर और जहाँ पे भी उसको हम भेजेंगे, वहाँ पे उसकी प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन सोशल इंटीग्रेशन होगी। फिर द चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन हु इज लिविंग इंस्टीट्यूशनल केयर और children in conflict with law leaving special home or place of safety attaining 18 years of age may provide financial support as may be specified in section 20, section 46 to help reintegration into the mainstream of society। अब जो भी बच्चा चाइल्ड नीड इन केयर प्रोटेक्शन वाला है, जिसने भी अभी अभी इंस्टीट्यूशनल केयर अपना छोड़ा है, या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ था और वो स्पेशल होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी को लीव कर रहा है 18 साल होने के बाद, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, जो कि सेक्शन 46 में बताया गया है, जो हेल्प करेगा उसको रीइंटेग्रेट करने के लिए मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से। अब सेक्शन 14 है रेस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन।
तो जो भी द restoration and protection of a child shall be the prime objective of any children home, specialized adoption agency और open shelter। तो जो भी रिस्टोरेशन या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है वो सबसे पहले प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा किसी भी चिल्ड्रन होम का, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी का या ओपन शेल्टर का। फिर जो है द चिल्ड्रन होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और ओपन शेल्टर एज अ केस में भी शैल टेक सच स्टेप as considered necessary for the restoration and protection of child deprived of his family environment temporary and permanently, or where the child is under care and protection। तो भी चिल्ड्रन होम है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, ओपन शेल्टर है, उसको सारे स्टेप लेना पड़ेंगे जो भी उसको नेसेसरी होंगे किसी भी चाइल्ड को रिस्टोर करने का या प्रोटेक्शन देने का जो कि अपने फैमिली एनवायरनमेंट से डेप्राइव हुआ है, या तो परमानेंटली या टेम्पररी, और जो भी बच्चा अंडर देयर केयर एंड प्रोटेक्शन में है। फिर द कमिटी शैल हैव पावर टू रिस्टोर एनी चाइल्ड इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन टू हिज parents, guardian or fit person, or as the case may be, after determining the suitability of parents or guardian or fit person to take care of the child and give suitable direction। तो कमिटी के पास सारी पावर होगी कि वो रिस्टोर करेगा चाइल्ड को जो कि उनके नीड केयर एंड प्रोटेक्शन में है, उनके पेरेंट्स को देगा या गार्जियन को देगा या फिट पर्सन को देगा, और जो भी सूटेबल पर्सन है उनको डिटरमाइन करेगा कि बच्चे की केयर करने के लिए जो है, और उनको सूटेबल डायरेक्शन देगा, इनके सूटेबल डायरेक्शन। अब इसके बाद एक क्लॉज ऐड हुआ है, पहले हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड मीन्स। तो इसका मतलब है कि रेस्टोरेशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड किससे रिलेटेड है, तो हमें किसको, सबसे पहले पेरेंट्स को, उसके बाद अडॉप्टिव पेरेंट्स है तो उनको, नहीं तो फॉस्टर पेरेंट्स, नहीं तो गार्जियन, नहीं तो फिट पर्सन, ये सब आते हैं। फिर फोर इसमें ऐड किया गया, तो फोर हम पढ़ लेते हैं क्या बताया है सेक्शन 40 का फोर। तो द कमिटी शैल सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट रिगार्डिंग रिस्टोर्ड deed and runaway children to the state government and district magistrate as a form as may be prescribed। तो कमेटी जो है वो अपनी एक क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करेगी कि कौन कौन से बच्चे का रिस्टोर हुआ है, कौन कौन से बच्चे डेड हैं, मतलब रिस्टोर्ड एंड डेड, मतलब रिस्टोर्ड फिर डेड, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि रन अवे चिल्ड्रन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब हम फिर इसकी इंफॉर्मेशन किसको देंगे, इन सब के बारे में कि रिस्टोर्ड कितने बच्चे हुए, डेड कितने हैं और रन अवे के बच्चे कितने हैं, तो हम उसको स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देंगे इसकी इन्फॉर्मेशन इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर सेक्शन 41 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। So notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force, all institution whether run by state government or by voluntary or non-governmental organization which is meant either wholly or partially for housing children in need care and protection or children in conflict with law shall be registered under this act in such a manner as may prescribe। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी लॉ में क्या कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी इंस्टीट्यूशन है या तो वो गवर्नमेंट के थ्रू रन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर वॉलंटरी मतलब खुद से ही कर रही हैं, या एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हैं, और वो किसी भी तरीके से क्या काम कर रही हैं, या तो होली या पार्शियली हाउसिंग चिल्ड्रन का काम कर रही हैं, जिनका भी नीड केयर एंड प्रोटेक्शन है या किसी का भी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला चिल्ड्रन है, तो उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा जैसे कि इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है, regardless whether they are receiving grants from the central government or as the case may be the state government or not। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ था इंस्टीट्यूशन हैविंग द वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल डीम टू हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो अगर कोई भी इससे पहले जो एक्ट चलता था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 56 एक्ट था, 2000 सन का एक्ट था, उसमें अगर कोई पहले से रजिस्टर्ड है तो इस वाले एक्ट में उनको रजिस्टर्ड माना जाएगा। अब देखिए, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट
के बाद यहाँ अमेंडमेंट है। ये हमने उसके ऊपर वाला हमने देखा था कि यहाँ पे जो ऊपर ये था ये डिलीट कर दिया गया था। पहले कैसा था कि जब भी एक्ट शुरू होगा तो उसको 6 महीने के अंदर जैसे ही एक्ट शुरू हुआ तो रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज यहाँ पे ओमिट कर दी है। ठीक है, अब दूसरा वाला ये देखिए कि जो वर्ड शैल डिटरमाइन का था उसकी जगह पे क्या कर दिया, शैल आफ्टर कंसीडरिंग रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिटरमाइन। तो यहाँ पे शैल के बाद लिखा हुआ है शैल आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिकमेंडेशन के बाद और रिकॉर्ड कैपेसिटी पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूशन शैल रजिस्टर इंस्टीट्यूशन एज अ चाइल्ड चिल्ड्रन होम और ओपन सेंटर और स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम प्लेस ऑफ सेफ्टी एज अ केस में भी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है तो ऑन रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो रिकॉर्ड करेंगे हर एक की क्या कैपेसिटी है और उनको रजिस्टर करेंगे जैसे चिल्ड्रन होम जितने भी यहाँ पे बाकी चीजें जैसे ओपन शेल्टर स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी ऑब्जर्वेशन होम स्पेशल होम प्लेस ऑफ सेफ्टी सबका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इसमें दिया हुआ है ऑन रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग और न्यू इंस्टीट्यूशन हाउसिंग children in need care and protection or children in need children in conflict with law the state government grant provisional registration। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देगी उनको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी उसके 1 महीने के अंदर आपको एक टेम्पररी आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। सबसे ज्यादा पीरियड आपको 6 मंथ के लिए मिलेगा। In order to bring such institution under the purview of this act and shall determine the capacity of the house shall be mentioned in the registration certificate। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर हमें परव्यू में लाना है इस एक्ट के लिए तो हमें इसको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगी कैपेसिटी क्या है उस हाउस की, विच शैल बी मेंशन इन द सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ये चीजें मेंशन होंगी उसके। अब फिर उसका देखिए प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट द said institution does not fulfill the prescribed criteria for registration within the period specified in subsection 1 the provisional registration shall cancel and provision of subsection 5 shall apply। तो अब देखिए कि जब भी कोई भी रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी जो है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल हो जाएगा अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। जितना भी टाइम उनको दिया है अगर वो उतने टाइम में अगर अपना रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। उनके ऊपर सबसेक्शन 5 में जो लिखा हुआ है वो एप्लीकेबल होगा। फिर लिखा है इफ द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट इश्यू द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन द प्रूफ ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन shall be treated as a registration to run for institution for maximum period of 6 months। तो सपोज करिए कि आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक प्रूफ वो नहीं मिला, एक आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो जिस एप्लीकेशन जो आपकी एप्लीकेशन की रिसीट है वो यहाँ पे ये मानी जाएगी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन रिसीट मानी जाएगी, जिससे आप 6 महीने तक मैक्सिमम ये इंस्टीट्यूशन रन कर पाएंगे। फिर लिखा हुआ है द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months by the officer or officers of the state government it shall be registered as a dereliction dereliction of the duty of their part by the higher controlling authority and appropriate department proceeding shall be initiated। तो जो भी एप्लीकेशन थी रजिस्ट्रेशन की अगर वो 6 महीने के अंदर डिस्पोज नहीं हुई आपकी उन ऑफिसर या ऑफिसर्स के द्वारा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो ये डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी माना जाएगा उनके पार्ट से और हायर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे उनके अगेंस्ट।
Period of registration of an institution shall be 5 years and shall be subject to renewal every 5 years. तो जो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो आप कितने टाइम तक के लिए रजिस्टर्ड हो जाओगे? 5 इयर्स तक के लिए। फिर 5 इयर्स के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फॉलोइंग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करके आपको कैंसल कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन विथहोल्ड कर सकते हैं एज़ द केस में बी। और of such institution which fail to provide rehabilitation and reintegration services as specified in the section 53। तो 53 के हिसाब से अगर वो जो भी सर्विसेज उनको देना थी रिहैबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन करने की, अगर वो उन सर्विसेज को देने में फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं तो एंड टिल such time that the registration of institution is renewed or granted, the state government shall manage the institution। और फिर उसके बाद जब तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है इंस्टीट्यूशन का, ना तो वो रिन्यू हो पाता है और ना ही आपको क्या कहते हैं ग्रांट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो स्टेट गवर्नमेंट आपका तब तक वो इंस्टीट्यूशन को मैनेज करेगी। फिर एनी चाइल्ड ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बाउंड टू एडमिट चिल्ड्रन subject to the capacity of the institution as may be directed by the committee, whether they are receiving grants from the central government or as the case may be state government or not। तो इसका मतलब हुआ जेबी कि ये हुआ इसका मतलब कि जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो बाउंड हो जाएंगी कि उनको किसी बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी कैपेसिटी है, मतलब जैसे जितना उनके पास कैपेसिटी है और जैसा कि उनको डायरेक्ट किया गया कमेटी के द्वारा। और अगर कमेटी नहीं है तो जो भी नहीं सॉरी या फिर वो मतलब कमेटी के द्वारा जैसा उनको डायरेक्शन मिला है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो उनको कोई भी तरीके का ग्रांट मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या नहीं। फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फॉर द इंस्पेक्शन कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 54 shall have power to inspect any institution housing children, even if registered under this act to determine, even if not registered under this act, determine whether the institution is housing children in need care and protection। तो इसके बाद क्या है कि कहीं भी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ होगा लेकिन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूशन कमिटी है जो कि अपॉइंट की गई है अंडर सेक्शन 54 में, उनके पास पावर होगी कि वो इंस्पेक्ट कर सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को भी जो भी चाइल्ड को हाउसिंग करती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो नहीं भी रजिस्टर्ड है तो भी कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो यहाँ पे हाउसिंग ऑफ चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन हो रही है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। फिर है सेक्शन 42। सेक्शन 42 है पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो एनी पर्सन और पर्सन्स इन चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन and the children in conflict with law who fails to comply the provisions of subsection 1 of section 41 shall be punished with the imprisonment for which may extend to 1 year and fine which may not less than 1 lakh rupees or both। तो कोई भी पर्सन या कोई भी पर्सन इन चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन है या पर्सन्स हैं जो भी बच्चे को या तो चाइल्ड नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन को रख रहे हैं या चिल्ड्रन नीड केयर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को रख रहे हैं और वो फेल कर रहे हैं इसके प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए, तो उनको पनिशमेंट क्या होगी? तो उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 ईयर तक का, 1 ईयर तक का उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन उनसे लिया जा सकता है 1 लाख रुपीज का, या फिर बोथ, या फिर दोनों भी लिया जा सकता है मतलब। तो प्रोवाइडेड दैट एवरी 30 डे डिले इन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी कंसीडर्ड सेपरेट ऑफेंस। तो जितना भी 30 डेज में ये सेपरेट सेपरेट ऑफेंस होता जाएगा, जितना भी आपको डिले होते रहेगा हर महीने, जितना आपने डिले कर दिया जितने महीनों का, उतना ही सेपरेट ऑफेंस माना जाएगा। फिर 43 ओपन शेल्टर। तो ओपन शेल्टर तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, या तो इटसेल्फ मतलब खुद से ही, या कोई वॉलंटरी मतलब कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या फिर कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ की तरफ से,
और जितने चाहे उतने एज़ मैनी ओपन शेल्टर एज़ मे रिक्वायर्ड मतलब जितने की भी ज़रूरत है। और सच ओपन शेल्टर जो होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे एज़ सच एज़ मैनर एज़ मे प्रिस्क्राइब्ड तो जैसा कि उनको मैनर या फॉर्म जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसके थ्रू। तो जो ओपन शेल्टर बनाए गए हैं सबसेक्शन 1 में वो कैसे फंक्शन करेंगे? तो वो फंक्शन करेंगे बेस्ड ऑन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ रेसिडेंशियल सपोर्ट कि जैसा कि बच्चों को रेसिडेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अब्यूज़ और वार्निंग देम और गिविंग और कीपिंग देम अवे फ्रॉम द लाइफ ऑन स्ट्रीट्स। तो जो ओपन शेल्टर होंगे उनका फंक्शन होगा कि वो कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी देंगे चिल्ड्रन को जिनको रेसिडेंस की ज़रूरत है, रेसिडेंट सपोर्ट देंगे या तो शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, शॉर्ट टर्मर्स के लिए। और उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो प्रोटेक्ट करेंगे चिल्ड्रन को कि वो अब्यूज़ नहीं हो, उनको प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अब्यूज़, वीनिंग देम और कीपिंग देम अवे फ्रॉम द लाइफ ऑन द स्ट्रीट कि बच्चों को कोई भी लाइफ जो है वो सड़क पे नहीं गुज़ारना पड़े। फिर द ओपन शेल्टर जो है वो हर 1 महीने शैल सेंड एवरी मंथ इन्फॉर्मेशन in a manner as may be prescribed regarding a child availing the services of shelter to the district child protection unit and the committee। तो जो भी ओपन शेल्टर है वो हर 1 महीने अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे जैसा कि मैनर उनको प्रिस्क्राइब किया गया है। अपने यहाँ पे कितने मतलब उनके पास कितने बच्चे हैं जो शेल्टर की सर्विस अवेलेबल कर रहे हैं, मतलब शेल्टर ले रहे हैं उनके यहाँ पे। वो किसको बताएँगे? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को बताएँगे और कमिटी को बताएँगे। अब सेक्शन 44 है फॉस्टर केयर। तो द चिल्ड्रन in need of care and protection may be placed in a foster care, including group foster care, for their care and protection through orders of the committee. After following the procedure as may prescribed in this regard, the enough family which does not include the children's biological or adoptive parents or unrelated recognized as unrelated family recognized as suitable for the purpose by the state government for the short or extended period of time। तो इसका मीनिंग है कि जो भी चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन है उनको हम फॉस्टर केयर में दे देंगे या फॉस्टर ग्रुप केयर में दे देंगे, जिससे उनकी केयर और प्रोटेक्शन हो पाए, जो कि ऑर्डर्स दिया गया है कमिटी के द्वारा इसके थ्रू। उनको हम लोग फॉलो करने के लिए बोलेंगे कि वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है हमने इस रिगार्ड में और वो फैमिली होंगी, जो कि चिल्ड्रन की बायोलॉजिकल फैमिली नहीं होगी, ना अडॉप्टिव पेरेंट्स होंगे और एन अनरिलेटेड फैमिली जो अनरिलेटेड फैमिली वो रिकॉग्नाइज्ड होंगे एज़ सूटेबल फॉर द पर्पस बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम या तो शॉर्ट पीरियड के लिए रहेंगे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगे। फिर जो सिलेक्शन होगा फॉस्टर केयर फैमिली का उनकी वो फैमिली की एबिलिटी इंटेंट और कैपेसिटी और प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन को देखते हुए लिया जाएगा। तो जो फॉस्टर केयर फैमिली का सिलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा कि उनकी फैमिली उनकी एबिलिटी उनका इंटेंट उनकी कैपेसिटी और उनका जो पहले का एक्सपीरियंस है बच्चों की टेक केयर करने का वो सब देखा जाएगा। फिर ऑल एफर्ट्स शैल बी मेड टू कीप द सिबलिंग टुगेदर मतलब वही हमने बताया था कि जो एक ही फैमिली के बच्चे हैं सिबलिंग्स हैं उनको एक साथ रखने की कोशिश की जाएगी। अगर बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन शैल प्रोवाइड मंथली funding for such foster care through the district child protection unit after following the procedure as may be prescribed for inspection to ensure the well-being of children। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो और टेकिंग इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि कितने बच्चे हैं ये देखते हुए वो एक मंथली फंडिंग प्रोवाइड करेगी फोस्टर केयर की किसके थ्रू? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के थ्रू।
जो कि फॉलो करके मतलब आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जैसे कि उनको प्रिस्क्राइब किया गया है और इंस्पेक्शन करने के बाद जो कि इंश्योर करेगा कि जो बच्चों का वेल बीइंग है वो हो रहा है। फिर लिखा है इन केसेस वेयर द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर फॉर द रीजन दैट देयर पेरेंट्स हैव बीन फाउंड अनफिट or incapacitated by the committee. The children's parents may visit the child in the foster family at regular interval, unless the committee feels that the visit are not in the best interest of a child for the reason to be recorded therefore. तो अब क्या है कि जो भी बच्चे हैं जहाँ पे भी चाइल्ड रखा गया है फॉस्टर केयर में, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो या तो इन चीज़ की मतलब कुछ कारण से अनफिट हो गए हैं, इनकैपेसिटेड हो गए हैं, जो कि कमिटी को लगता है। इसलिए वो यहाँ पे छोड़ के गए अपने बच्चे को, तो वो अपने बच्चों से रेगुलर इंटरवल्स में मिल सकते हैं फॉस्टर फैमिली में आके। लेकिन अगर कमिटी को ऐसा लगता है कि जो विजिट है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए नहीं है, तो फिर वो अपना रीजन रिकॉर्ड करके उसको मना कर सकते हैं इवेंचुअली। और फिर जो चाइल्ड है उनको हम रिटर्न कर देंगे पेरेंट्स के पास। जब भी पेरेंट्स जो है कमिटी के द्वारा फिट बता दिए गए हैं कि बच्चे की केयर कर सकते हैं, मतलब अगर कमिटी को लगता है कि अब ये बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो फिट हैं उसकी केयर करने के लिए, तो वापस से उस बच्चे को रिस्टोर कर देंगे उसके पेरेंट्स के पास। A foster family shall ensure responsible। अब फॉस्टर फैमिली जो है वो शैल बी रिस्पॉन्सिबल होंगी यहाँ पे फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मतलब फॉस्टर फैमिली की जवाबदारी रहेगी कि वो एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन चाइल्ड को प्रोवाइड करे और इंश्योर करे कि चाइल्ड का जो ओवरऑल वेलबींग है वो फुलफिल हो सके इन सच अ मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड, उसी तरीके से जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द प्रोसीजर, क्राइटेरिया एंड द मैनर इन विच द फॉस्टर केयर सर्विस आर बी प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन। तो अब इसका मीनिंग ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक अपने पर्पस को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रोसीजर, कुछ क्राइटेरिया बना सकती हैं कि किस मैनर में फॉस्टर केयर सर्विस दी जाएगी किसी भी चिल्ड्रन को। तो जो भी इंस्पेक्शन होगा फॉस्टर केयर फैमिली का वो हर महीने किया जाएगा। तो द इंस्पेक्शन ऑफ फॉस्टर केयर फैमिली शैल बी कंडक्टेड बाय एवरी मंथ, shall be conducted every month by the committee in such form and manner as may be prescribed to check that the well-being of child. Whenever the foster family is found of lacking in the taking care of a child, the child shall be removed from the foster family and shifted to another foster family as may be as the committee may deem fit। तो जो भी फॉस्टर केयर फैमिली का इंस्पेक्शन है वो कमेटी के द्वारा किया जाएगा हर महीने, और वो देखेंगे कि चाइल्ड का वेलबींग यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब भी हमें लगा कि हाँ इसका लैक है, मतलब लैकिंग मतलब यहाँ पे ये बच्चे का किसी भी तरीके से जो बेस्ट केयर हो रहा है मतलब नहीं हो पा रहा है, तो हम उस बच्चे को फॉस्टर फैमिली से रिमूव करके किसी दूसरे फॉस्टर केयर फैमिली को दे देंगे। अब नो चाइल्ड रिगार्डेड एज अडॉप्टेबल बाय द कमिटी शैल बी गिवन फॉर लॉन्ग टर्म फॉस्टर केयर। अब जो चाइल्ड है जो भी हम मतलब ऐसा लग रहा है कि अडॉप्टेबल बाय कमिटी है, उसको हम लॉन्ग टर्म फॉस्टर केयर के लिए नहीं देंगे। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 बात करता है स्पॉन्सरशिप के बारे में। तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ चाइल्ड सच एज इंडिविजुअल और इंडिविजुअल, मतलब या तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप हो सकती है, ग्रुप के थ्रू हो सकती है, ग्रुप स्पॉन्सरशिप भी हो सकती है, कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप भी हो सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल बना सकता है कि किस तरीके से स्पॉन्सरशिप होगी किसी भी चाइल्ड की। तो हम एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल की स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, ग्रुप स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी रूल बना के, और वेरियस अंडरटेकिंग प्रोग्राम्स बनाएगी स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप के लिए। अब क्राइटेरिया क्या होगा स्पॉन्सरशिप के लिए? तो स्पॉन्सरशिप के लिए क्या क्या चीज देखी जाएगी?
तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वेयर द मदर इज़ अ विडो, या तो उसकी जो मदर है वो विडो है और डिवोर्स है या अबैंडन्ड बाय द फैमिली, या तो उनकी मदर को क्या है कि वो विडो है या तो डिवोर्स है या उनको छोड़ दिया गया उनकी फैमिली के द्वारा, अबैंडन किया गया फैमिली के द्वारा। फिर जो चाइल्ड है या तो वो ऑर्फन है एंड आर लिविंग इन विद द एक्सटेंडेड फैमिली, वो किसी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रहा है क्योंकि बच्चा अनाथ है। या फिर जो पेरेंट्स है बच्चे के, वो विक्टिम है किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज की, जैसे कि एचआईवी हुआ, कुछ भी हुआ, जो बच्चे के जो कभी ठीक नहीं होते वैसे डिसीज, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। फिर या तो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो इनकैपेसिटेड हो गए किस चीज के कारण, क्योंकि उनका या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है और जिसके कारण वो अनेबल टू टेक केयर है, फाइनेंशियली और फिजिकली, बोथ बोथ तरीके से, या तो फाइनेंशियली भी या फिजिकली भी, दोनों तरीके से वो इनकैपेसिटेड है। तो जो ड्यूरेशन होगी स्पॉन्सरशिप की, वो एज में प्रिस्क्राइब होगी, तो जैसा प्रिस्क्राइब किया गया उस तरीके से वो प्रिस्क्राइब होगी स्पॉन्सरशिप की। फिर जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होगा वो प्रोवाइड करेगा सप्लीमेंट्री सपोर्ट टू फैमिलीज, मतलब एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट की तरह होगा फैमिलीज के लिए, जो कि चिल्ड्रंस होम को दी जाएंगी या स्पेशल होम को दी जाएंगी। टू मीट मेडिकल, तो किस चीज़ों के लिए दी जाएंगी कि वो मेडिकल, न्यूट्रिशनल या एजुकेशनल या अदर नीड्स ऑफ चाइल्ड है तो उसको फुलफिल कर पाए। और उनका व्यू क्या रहेगा, उनका व्यू रहेगा टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो हमें उन बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, ये हम स्पॉन्सरशिप के थ्रू करना चाहेंगे। तो हमारा ये मतलब ये व्यू रहेगा कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन 46 से पढ़ेंगे।